हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस आप देखेंगे या जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आज हम भौतिक विज्ञान की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंतर्गत ऊष्मा की बात करेंगे, हीट की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि देखिए आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है तो रेलवे के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको रेलवे के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का आप लाभ ले सकें। चलिए तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऊष्मा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ऊष्मा का क्या है हमारे पास कि ऊष्मा जो है होती क्या है और कैसे वर्क करती है, क्या उसका मात्रक होता है, ये सब चीजें आज हम जानेंगे। तो देखते हैं। संपर्क में रखे दो वस्तुओं में से जब एक वस्तु के आंतरिक ऊर्जा दूसरी में जाती है तो उसे ऊष्मा कहते हैं। यानी कि दो वस्तुएं हैं, ठीक रखी संपर्क में, तो एक वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अगर दूसरे में जाती है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हीट बोल रहे हैं। यानी कि स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा जो है आपकी वो ऊष्मा कहलाती है। यह ऊर्जा केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही स्थानांतरण होती है, जिस कारण से यह ऊर्जा स्थानांतरण होता है। देखिए अब टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और बहुत पास में रखी हुई हैं और ये वस्तु जो है एकदम गर्म है और ये ठंडी है, तो गर्म वस्तु जो है ना ठंडे की तरफ भागेगी, मतलब इसकी हीट जो है ठंडे की तरफ भागेगी, है ना, हमेशा वो नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। तो यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर। और स्थानांतरण होता है उसे ताप कहते हैं। पदार्थ के अणुओं की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो भी पदार्थ है उसके अणुओं की जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है और जो भी उसकी गतिज ऊर्जा है, अगर उसका हम योग कर देते हैं, है ना, अगर हम उसका योग कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अब यहां पर देखते हैं कुछ फॉर्मूले के रूप में इसको जो डोनेट किया गया है वो देखते हैं। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J होगा, या W बराबर JQ होगा, जहां J एक नियतांक है और उसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी इसको कहा जाता है। किसको? J को। J का मान होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है, जूल प्रति कैलोरी होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका अर्थ यह है कि जब 4.186 जूल यांत्रिक कार्य किया जाता है तो 1 कैलोरी ऊष्मा जो है यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। कितनी? 1 कैलोरी। अब ऊष्मा के मात्रक जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेनली क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा। तो देखिए ऊष्मा के मात्रक, एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, याद रखना है। एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। परंतु निम्नलिखित मात्रक भी व्यवहार में है। तो देखिए कैसे। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ठीक, मैंने इसलिए 2 बार रिपीट किया, अच्छे से पढ़िएगा कि अगर कोई जल है आपके पास, उसका जल का 1 ग्राम आपने लिया और उसको गर्म किया, तो उस 1 ग्राम को गर्म किया, और गर्म कब तक? जब 1 डिग्री सेल्सियस तक ताप आपने बढ़ाया। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी भी आपको ऊष्मा लग गई, मतलब आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरी बोलेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में क्या बोला गया? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। इसे ही अंतरराष्ट्रीय अथवा 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी कहते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, बढ़ यहां भी 1 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, 14.5 से 15.5 हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है? 1 ही बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर जो है 14 से हम 15 बढ़ाएंगे, ये चीज यहां पर बोला गया है और इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। तो क्या क्या याद रखना है इसमें याद रखना है, एक तो ये जो चीजें मैंने बताई आपको डेफिनेशन टाइप की, क्योंकि सीधे सीधे आ जाता है डेफिनेशन, और दूसरा कि एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पर, देखिए क्या है उनको हम देखते हैं। विभिन्न मात्रकों में संबंध दिया हुआ है। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, ब्रिटिश यानी कि 1 BTU की बात करें तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या है? 252 कैलोरी होते हैं, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। कितना? 1000 के किलो आ गया ना,
किलो आ गया मतलब 1000, तो किलो कैलोरी, यानी कि यहां पर बात करें तो इसमें 1000 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 186 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट हट जाएंगे, है ना, इंटू करोगे 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि 4186.0 जूल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये संबंध है, क्वेश्चन पूछ सकता है 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होता है, और 1 कैलोरी में कितने जूल होता है, या 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होता है, ये सब चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1 पौंड, ठीक है, 1 पौंड, क्योंकि देखो ब्रिटिश में पौंड चलता है, तो 1 पौंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 1 पौंड जल का तापमान आप बढ़ाते हो कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो उसके लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो आई होप कि ये तो डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी है। अब यहाँ पर ताप मापने के पैमाने की बात की जा रही है। तो ताप मापने की पैमाने मेजरमेंट जो है, तो उसमें कुछ प्रचलित है, जैसे कि सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना क्या होता है देखते हैं। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडिश के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था, इसी के कारण उन्हीं के नाम पर सेल्सियस पैमाना रख दिया गया। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री व भाप बिंदु यानी कि स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री अंकित किया गया है। यानी कि देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, ये मान लीजिए उन्होंने सेल्सियस पैमाना बनाया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सेल्सियस पैमाना है, ठीक। तो इसमें क्या है, यहां पर उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस दिया और यहां पे दिया उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको बनाया उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट, और इसको बनाया क्या, आइस पॉइंट, यानी कि जहां से जमता है। तो यही चीज उन्होंने इसमें बोला हुआ है कि 0 डिग्री पे सबसे निम्नतम बताया, और स्टीम पॉइंट भाप बिंदु को 100 डिग्री पे अंकित किया जाता है। इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि इसके बीच में जो है 100 बराबर भागों में ये बटा रहेगा। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसे 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं और 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ते भी हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, तो पहले इसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते थे, तो ना कि अब उसको हमने सेल्सियस कर दिया तो 1 डिग्री सेल्सियस भी कहेंगे। तो इसको पहले क्या बोला जाता था, सेंटीग्रेड पैमाना भी बोला जाता था, लेकिन अब इसको बोला जाता है सेल्सियस पैमाना। और किसने बनाया, वैज्ञानिक सेल्सियस ने बनाया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर सेल्सियस पैमाना का नाम रख दिया गया। बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने की। तो फ़ारेनहाइट पैमाना जो है, इसका आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने ही किया था, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर फ़ारेनहाइट पैमाना उसे कहते हैं। और इस पैमाने में हिमांक जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में अंकित किया जाता है, तथा इन्हीं के बीच दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, और इसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते भी हैं। तो देखिए, उसमें जो था आपका सेल्सियस पैमाने में 100 भाग थे, कितने, जो सेल्सियस पैमाना था आपका उसमें था 100 भाग, 100 भाग में डिवाइड था। लेकिन जब फ़ारेनहाइट पैमाने की बात की गई तो इसमें कितने, 180 भागों में इसको विभक्त किया गया, और ये 32 से 212 तक यहां पर था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है चेंज करने के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला है उसको हम आगे देखेंगे। यहां पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि यहां पर है हमारे पास र्यूमर पैमाना। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री आर व भाप बिंदु को 80 डिग्री आर में विभक्त किया जाता है, तथा इसके बीच की दूरी को बराबर 80 भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री आर कहते हैं, और उसको 1 डिग्री र्यूमर पढ़ते भी हैं। तो इसमें क्या होगा, 0 डिग्री आर से 80 डिग्री आर तक रहेगा, और कितने, 80 भागों में जो विभाजित रहेगा। यानी कि हमने पढ़ा 100 भाग, 180 भाग और 80 भाग, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 100 भाग, 80 भाग और 180 भाग। ये है आपका सेल्सियस, ये है आपका र्यूमर, और 180 जो था ये क्या था, आपका फ़ारेनहाइट था। तो ये सब चीजें पढ़ा हमने, बहुत ही सिंपल से ये पैमाने हैं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब केल्विन पैमाना, जो कि बहुत ही प्रचलन में रहता है। तो केल्विन पैमाना या केल्विन स्केल की बात करें तो इसमें क्या है कि इस पैमाने में हिमांक को 273 के, कितना, 273 के व भाप बिंदु को 373 के में अंकित किया जाता है, और इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 के कहते हैं,
और एक इसे 1 केल्विन पढ़ते हैं। केल्विन में व्यक्त जो ताप होता है आपका उसको डिग्री नहीं लिखा जाता, शुद्ध रूप में केल्विन पैमाने पर हिमांक व भाप बिंदु के मान क्रमशः जो होते हैं 273.16 के तथा 373.16 के। तो लेकिन हम इसको पॉइंट में नहीं लेते हैं, इसको सीधे 273 और 373 में ही इसको हम काउंट करते हैं। तो ये केल्विन पैमाना भी हो गया। इसमें भी कितने भाग है? 100 भाग है। अब जो मोस्ट आईएमपी है, ये चीज आपको याद रखना है, इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी है। क्यों? ये है आपको फॉर्मूला जो ये आपको दिया गया है, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिग्री से देखिए सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड से आप फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, इससे रूमर बदल सकते हैं, इससे केल्विन में बदल सकते हैं। ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? C/100 F - 32/180 R/80 और K - 233/100। या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिए या फिर सीधे सीधे ये याद रखिए, क्योंकि ये नीचे कट जाएंगे। कटेंगे कैसे? देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ एक 0 कट जाएगा। फिर 2 से आप इसको भाग दीजिए, तो 2 से आप भाग 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 इनाम 18 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो इस तरीके से ये आएगा आपका 5, 9, 4 और 5। तो इसको भी आप याद रख सकते हो या ऊपर वाला भी याद रख सकते हो, कोई भी याद रखो। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए कैसे, मान लो आपको दिया हुआ है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, तो आप क्या करोगे? बस इतने फॉर्मूले का यूज कर लोगे। तो देखिए इसमें क्या रखोगे आप? 50 यहाँ पे रखोगे, 5 हो गया, फ़ारेनहाइट 32/9 है, 5 से इसको काटोगे 10, ये हो गया 10, और 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 90 = F - 32 हो गया। अब ये 32 को इधर भेज दोगे तो 32 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि 122 फ़ारेनहाइट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है चेंज यहाँ पर कर सकते हो। अब मान लो दिया हुआ है कि वही 50 डिग्री को इसमें बदलना है, तो आप इसको क्या करोगे? C/5 = R/4 कर दोगे। अब यहाँ पे आप 50 रखो, अगेन ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40 र्यूमर, है ना? 40 र्यूमर हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पर र्यूमर 40 हो जाएगा। तो जो भी चीज आपको दी हुई है, अब मान लो र्यूमर दिया होता और केल्विन पूछता तो र्यूमर की जगह हम वैल्यू रखते और केल्विन निकाल लेते। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से जो भी आपको याद रहे, ये आपको याद रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि मेनली हमने पढ़ा कि सेल्सियस पैमाने में 100 भाग होते हैं, तो देखिए सेल्सियस को 100 से डिवाइड कर दिया। फ़ारेनहाइट पैमाने में हमने देखा कि 180 भाग होते हैं, र्यूमर में हमने देखा 80 भाग होते हैं, और केल्विन में हमने देखा 100 भाग होते हैं। तो ये तो हुआ। अब इसके साथ 273 इसमें माइनस किए, 273 से स्टार्ट होता, फ़ारेनहाइट भी 32 से स्टार्ट हो रहा था तो 32 माइनस किए। तो इस तरीके से उसको इजिली आप याद रख सकते हो, और फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5, 9, 4, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो है याद करने वाली चीजें उनको याद करते हैं। पानी का बर्फ जमना, तो सेल्सियस में वो 0 डिग्री पे जम जाएगा, फ़ारेनहाइट में 32 पे जमेगा, र्यूमर में भी 0 पे ही जमेगा, और केल्विन में 273 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसमें 273 डिग्री नहीं लेते, 273 केल्विन पे जमेगा। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 18.6, र्यूमर में जाएंगे तो 21.6, और केल्विन में जाएंगे 300 IMP है। ये एक बार रेलवे में पूछा गया था, RRB ASM की परीक्षा में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में ये पूछा जा चुका है कि केल्विन जो है कमरे का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो 300 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री नॉर्मल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 जो हम मेनली थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें 98 हम चेक करते हैं कि नहीं। और र्यूमर की बात करें तो 29.6 होता है यहाँ पर, और केल्विन में बात करें तो 310 होता है। पानी का उबलना 100 पे उबलता है, 212 पे आपको फ़ारेनहाइट में मिलेगा, र्यूमर में 80 पे मिलेगा, और 373 पे मिलेगा आपको केल्विन में। मैक्स है 100 डिग्री पे पानी जो है उबलता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी है, निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो अगर आपको ये पता है। ये अगर आपको पता है तो इजीली आप निकाल लोगे। और ये वैसे सबको पता है कि पानी 100 पे उबलता है, मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरे का सामान्य तापमान 27 होता है, बर्फ 0 पे जमता है। ये सबको पता है, तो आप इससे उस फॉर्मूले के थ्रू ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, सभी चीजें आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं, तो ये सिद्धांत से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का
ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसको 0 के लिखते हैं। तो ये बहुत ही आईएमपी है, पूछा जाता है परम शून्य ताप को केल्विन पैमाने पर हम क्या लिखते हैं। केल्विन पैमाने पर क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 0 के। ठीक, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि केल्विन पैमाने पर इसको 0 के लिखते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप प्रत्युत्पन्न करती है। आजकल विशिष्ट ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता भी कहा जाता है, जिसे प्रायः C से व्यक्त किया जाता है। तो ऊष्माधारिता को किससे कर रहे हैं, हम C से कर रहे हैं। यदि द्रव्यमान m में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q हो, तो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, C बराबर होगी Q अपॉन m इंटू थीटा। ये यहाँ पर बोला गया, जिसमें थीटा जो है आपका तापमान है, m उसका द्रव्यमान हो गया और Q क्या हो गया, ऊष्मा हो गई। विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल किलोग्राम इनवर्स होता है और केल्विन इनवर्स। देखिए तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये होगा जूल अपॉन किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक, किलोग्राम इंटू केल्विन होगा, इसलिए जब ये ऊपर गया तो ऊपर क्या हो गया, किलोग्राम इनवर्स हो गया, केल्विन भी इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा की जो होती है जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे ऊष्माधारिता की क्या चीजें हैं। तो देखिए 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। कुछ प्रमुख पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखते हैं कैसे दी गई है। जल की होती है 4200, बर्फ की होती है 2100, लोहा 460, केरोसिन तेल 210, पारा 410 और लेड 130। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हम बात करें तो मेनली पानी का ही होता है। किसका होता है, पानी की ही विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमने आज पढ़ा ऊष्मा हीट के बारे में पढ़ा, जो कि आपकी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं था, इजी सा टॉपिक था। तो इस वीडियोस को देखने पर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, पूरे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे जो भी एग्जाम में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिजिक्स के और कुछ पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ फाइल की लिंक दी हुई है, जो आप अगर परचेस करना चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं। वो फिजिक्स की ही पीडीएफ है, बहुत ही अच्छी है, इससे भी ज्यादा डिटेल में उसमें समझाया गया है, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही आपके कारगर सिद्ध होगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।